सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते और समझते ही आ रहे हैं। यहाँ हम थोड़े से विस्तार के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, कौन, सो, तू आदि। सर्वनाम का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है, इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मीना एक नृत्यांगना है। मीना नृत्य प्रस्तुत कर रही है। मीना ने नृत्य मीना की मां से सीखा है। इस उदाहरण में आपने देखा कि मीना शब्द बार बार हर वाक्य में प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अब इसी उदाहरण को इस प्रकार से पढ़ते हैं। मीना एक नृत्यांगना है। वो नृत्य प्रस्तुत कर रही है। उसने नृत्य अपनी मां से सीखा है। दूसरे उदाहरण में मीना शब्द एक ही बार आया है। वाक्य के बाकी स्थानों पर मीना के लिए वो, उसने यानी कि मीना ने तथा अपनी यानी कि मीना की शब्द प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार बच्चों, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मीना संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द वो, उसने तथा अपनी सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अब सर्वनाम के भेद समझते हैं। आप जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी कि सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात या कुछ भी कहा जा रहा है के लिए प्रयोग किए जाएं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वे, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं प्रथम आया, हम सब कल शिमला जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में मैं और हम सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक हैं। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे तुम्हारी परीक्षाएं कब शुरू होंगी? आपका घर बहुत सुंदर है। बच्चों, इन वाक्यों में तुम्हारी और आपका सर्वनाम बोलने वाला सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक हैं। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या कहने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए नहीं, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे वे तीनों पक्के मित्र हैं, उसने मेरी बात नहीं मानी। बच्चों, इन वाक्यों में वे तथा उसने सर्वनाम बोलने सुनने वाले के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक हैं। अब सर्वनाम के दूसरे भेद को समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति
या घटना आदि के बारे में बताते हैं तथा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे भारत के वीर सैनिक हैं। इस वाक्य में वे सर्वनाम से सैनिकों के भारत के होने का पता चल रहा है, इसलिए वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। ये साड़ी मेरी माताजी को बहुत पसंद है। इस वाक्य में ये सर्वनाम द्वारा माताजी की प्रिय साड़ी के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, इसलिए ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के तीसरे भेद को समझते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध नहीं होता, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। जैसे चाय में कुछ गिर गया है। इस वाक्य में कुछ सर्वनाम द्वारा चाय में किसी चीज के गिरने का तो पता चल रहा है, परंतु वो चीज या वस्तु क्या है, इसका निश्चित पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अब सर्वनाम के चौथे भेद को समझते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? इस वाक्य में क्या शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या सुनने वाले से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवां भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में जिसकी शब्द द्वारा लाठी वाले व्यक्ति तथा उसकी शब्द द्वारा भैंस का लाठी वाले व्यक्ति की ही होने का पता चल रहा है। यहाँ जिसकी तथा उसकी सर्वनाम एक ही व्यक्ति यानी कि लाठी वाले व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए गए हैं, इसलिए जिसकी तथा उसकी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के छठे भेद को समझते हैं, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण द्वारा समझते हैं। रवि अपने आप जयपुर चला गया। इस वाक्य में अपने आप शब्द किसी अन्य पुरुष के लिए न प्रयोग होकर रवि के स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है।